अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना पड़ेगा, यानी कि जितना भी अभी तक टाइम हुआ है वो सब कुछ 3 पार्ट में डिवाइडेड है वैसे तो, एरा में और पीरियड्स में और इपॉक्स में, इन सब में डिवाइडेड है। बट इपॉक्स जो है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हम एरा और पीरियड्स को ही पढ़ेंगे। तो एरा में हमारे पास 4 तरीके के एरा हैं, जिसमें से पहला एरा है प्री कैम्ब्रियन। ये सबसे ओल्डेस्ट एरा है, ओल्डेस्ट। हम इस तरीके से ऑर्डर में चल रहे हैं, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ। और सेकंड है पैलिज़ोइक। पैलिज़ोइक में जो पीरियड्स आते हैं वो है सिल्यूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। जिसमें से जो देवोनियन है वो गोल्डन एज ऑफ फिश माना जाता है और कार्बोनिफेरस गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। यानी कि देवोनियन में फ़िश का क्रॉप चलता था, उस टाइम पे फ़िश ज़्यादा चलती थी, तो वो गोल्डन एज ऑफ फिश होता है। एंड कार्बोनिफेरस में गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन, यानी तब एम्फीबियंस रहा करते थे पूरी अर्थ पर। उसके बाद आता है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में 3 पीरियड्स आते हैं, विच इज़ ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। और जुरासिक वो पीरियड है जब डायनासोर्स धरती पे रूल करा करते थे। चौथा एरा है सीनोजोइक एरा, जिसमें पीरियड्स आते हैं टर्शरी एंड क्वार्टरी। एंड अभी जो न्यूएस्ट एज ऑफ मैमल है वो इसी के अंदर चलती है। सीनोजोइक को न्यूएस्ट एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। ठीक है। एंड मीसोजोइक एरा जो है, मीसोजोइक एरा एज ऑफ रिप्टाइल कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो जुरासिक है वो डायनासोर्स का एरा होता है। ठीक है, मतलब डायनासोर्स का पीरियड था। तो अगर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझ में, तो अब अगर हमने एरा पीरियड समझ लिया है, अब हम ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशंस को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार जब जो भी एवोल्यूशन के अभी तक इवेंट्स हुए हैं उनका रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। एंड फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले। एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म यानी कि जो लिविंग है, पहले नॉन सेलुलर आई, अब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले। अब हम जो इवेंट्स पढ़ेंगे वो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ के आने के बाद के इवेंट्स होंगे, विच सेज यहाँ से स्टार्ट हुई है अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 2 बिलियन ईयर्स अगो। 2000 मिलियन ईयर्स अगो क्या है? 2 बिलियन ईयर्स अगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। पहली फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पर आई। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलेक्यूल्स could evolve into cells with membranous envelope is not known. Some of these cells had the ability to release oxygen, यानी कि अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन सेल्स शो करने लगे, ऐसी सेल्स यहाँ पर आ चुके थे। ठीक है। The could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and canalized by appropriate light harvesting pigments. यानी अब जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे उनमें फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस दिखने लगी। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकेम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, और यही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होने लगे। अब यहाँ से तीसरा यानी चौथा इफेक्ट जो है, पहला तो यूनिवर्स फॉर्म हुआ, फिर अर्थ फॉर्म हुई, फिर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, फिर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई। अब 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, यानी कि अब जो 1 2 3 4 4 इवेंट्स हो गए। पांचवा इवेंट्स है कि 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स आए अर्थ पर। ठीक है। उसके बाद छठा इवेंट जो है वो है कि अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो अब जॉलेस फिश, यानी वो फिश जिनके पास जॉ नहीं थी, वो इवॉल्व हुई और वो आई। फिर 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले सी वीड्स और कुछ प्लांट्स थे जो कि एक्सिस्ट उस टाइम पे एक्सिस्ट किया करते थे। ऐसा बोला जाता है, वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स, यानी कि वो पहला ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पर आया था वो कोई एनिमल्स या कोई एम्फीबियन या कोई रिप्टाइल नहीं, बल्कि प्लांट्स ही थे। पूरी अर्थ पर लैंड पर सिर्फ प्लांट्स ही हुआ करते थे। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड, वो लैंड पे पूरी तरीके से फैले हुए थे। अब 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले सिर्फ जॉलेस फिश ही नहीं आई थी, बल्कि 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले फिश विद स्टॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, यानी ऐसी फिश आ चुकी थी 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले
कि वो जो कि लैंड पर भी आ सकती थी एंड फिर वो वाटर में भी जा सकती थी। एम्फीबियन टाइप्स की फिश इवॉल्व हो गई थी। फिर 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले सी वीड्स और कुछ प्लांट्स एग्जिस्ट होने लग गए थे। In 1938, a fish caught in South Africa happened to be coelacanth, which was thought to be extinct. These animals, called lobe fins, evolved into the first amphibians that lived on both land and water. यानी कि 1938 में साउथ अफ्रीका में एक ऐसी फिश को पकड़ा गया जिसको सीलोकैंथ माना जाता था। सीलोकैंथ मतलब लॉब्ड फिन फिश। ठीक है, लॉब्ड फिन फिश विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसको माना गया था कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सीलोकैंथ फिश एक्सटिंक्ट हो चुकी है, बट 1938 में साउथ अफ्रीका में वो पकड़ी गई। दीज एनिमल्स कॉल्ड लॉब फिन्स इन्वॉल्व इनटू द एम्फीबियंस, और ऐसा कहा जाता है कि ये सीलोकैंथी थे जो कि बाद में एम्फीबियंस के रूप में इवॉल्व हुए। वो एम्फीबियंस जो कि लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, अब इनके कोई भी स्पेसिमेंस रहे नहीं है जो हम इन पे रिसर्च कर सके, बट दीज वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स। आज के जो फ्रॉग्स हैं और जो सैलामेंडर्स हैं उनके एंसेस्टर्स यही माने जाते हैं, पूर्वज। द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, और फिर यही एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। यानी कि ऐसा कहा गया कि सीलोकैंथ जो मिली साउथ अफ्रीका में, जिसे एक्सटिंक्ट माना जाता था, वो ही वजह है कि आज हम एम्फीबियंस को देख पा रहे हैं, क्योंकि वो एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए। ये एम्फीबियंस अल्टीमेटली रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। ठीक है, they left thick shelled eggs which do not dry up in sun, like unlike those of amphibians. Again, we only see their modern day descendants, the turtles, the tortoise and crocodiles. हालांकि अब हमें यही एम्फीबियंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि टर्टल्स हो गए, टॉर्टॉइज हो गए, क्रोकोडाइल्स। बट इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो और सो, अब यहाँ पर 320 मिलियन ईयर्स अगो तक की बात हो गई है। अब हम जा रहे हैं 200 मिलियन ईयर्स अगो, जहाँ पर रिप्टाइल्स हुआ करते थे। Reptiles of different shapes and size dominated on Earth. Giant ferns, pteridophytes were present, but they all fell to form coal deposits slowly. इसको समझने के लिए हम जो ये डायग्राम्स है इनको समझेंगे पहले, कि कैसे जो इन जियोलॉजिकल पीरियड्स में कैसे प्लांट का एवोल्यूशन हुआ, पहले ये चीज़ समझते हैं। तो हमारे पास अगेन ये 3 एराज हैं, सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा। जो प्री कैम्ब्रियन ये वाला एरा है, ये वाला यहाँ पे नहीं दिखाया गया बिकॉज ये ओल्डेस्ट एरा है, सबसे पुराना एरा है। तो यहाँ पर सीधा पीलोजोइक से ही स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग पीलोजोइक एरा से हुई है। पैलियोजोइक एरिया में सबसे पहले आती है साइलूरियन एरा पीरियड, उसके बाद डेवोनियन पीरियड और फिर कार्बोनिफेरस पीरियड। फिर मीजोजोइक में आता है पर्मियन, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड। और अभी जो सीनोजोइक है, जो कि मॉडर्न एज ऑफ मैमल्स वाला न्यूएस्ट सबसे एरा है, उसमें सबसे पहले टर्शरी आता है एंड फिर क्वार्टनरी आता है। तो सबसे पहले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स नाम के कुछ प्लांट्स हुआ करते थे, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं है। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लांट्स थे, इनसे इवॉल्व हुए। अच्छा, यहाँ से फिर निकले थे हमारे पास ब्रायोफाइट्स, और उससे फिर इवॉल्व हुए ट्राइकोफाइट एंसेस्टर्स। इन ट्राइकोफाइट एंसेस्टर्स से बने जोस्टेरोफाइलम और आर्बोरोसेंट लाइकोपाइड्स। और हम देख सकते हैं कि ये कौन से पीरियड में इवॉल्व हुए। सिलूरियन पीरियड में जोस्टेरोफाइलम हुए, इस ट्राइकोफाइट से इवॉल्व, और पर्मियन में एर्बोसेंट लाइकोपॉड्स। उसके बाद यहाँ पर हर्बेशियस लाइकोपॉड्स भी इधर इवॉल्व हुए, एंड फिर ट्राइकोफाइट से नए बने राइना टाइप प्लांट्स। राइना टाइप प्लांट से यहाँ पे कुछ भी इवॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद फिर साइलोफाइटॉन हुए, साइलोफाइटॉन से ही प्रोगीमाइनोस्पर्म्स, सीड फर्म्स, ये सब इवॉल्व हुए, और सीड फर्म से अल्टीमेटली डाइकोटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्म्स यानी कि मोनोकोटिलेडन्स डेवलप हुए। सबसे पहले डायोकोटिलेडन्स इन्वॉल्व हुए, उसके बाद मोनोकोटिलेडन्स इन्वॉल्व हुए। और साइलोफाइटन से हॉर्स टेल्स फर्न्स, गिंकॉक्स, कॉनिफेरस, जिनटेल, साइकेट्स, ये सब भी इवॉल्व हुए। तो ये इवॉल्व स्ट्रक्चर था प्लांट्स का। प्लांट्स ऐसे इवॉल्व हुए थ्रू आउट द पीरियड,
एंड अब हम बात करेंगे कि कैसे एवोल्यूशन देखने के लिए मिला एनिमल्स में। तो सबसे पहले थे हमारे पास अर्ली रेप्टाइल्स, और अर्ली रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए थे सौरोप्सिड्स और साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स से आगे चल करके इवॉल्व हुए थे सबसे पहले पेलिकोसॉर्स, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एंड इवॉल्व हुए थे थैराप्सिड्स, जो कि ये भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। थैराप्सिड्स से इवॉल्व हुए आज के आधुनिक मैमल्स, ठीक है। एंड जो सौरोप्सिड थे, सौरोप्सिड से सबसे पहले इवॉल्व हुए डिकोडॉन्स, थिकोडॉन, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनसे आगे चल कर के इवॉल्व हुए क्रोकोडाइल्स, डायनासोर्स, क्योंकि डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एंड क्रोकोडाइल्स हुए यहाँ से, एंड डायनासोर हुए, और साथ ही साथ में बर्ड्स हुए। सौरोप्सिड से आगे चल कर के सीधा इवॉल्व हुए टर्टल, लेजर्ड एंड स्नेक्स, ट्यूटेरस, और साथ में थियोकॉडोन। थियोकॉडोन से इवॉल्व हुए क्रोकोडाइल, डायनासोर एंड बर्ड्स। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और थियोकॉडोन खुद भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अर्ली रेप्टाइल से साइनेप्सिड भी बने थे। ये साइनेप्सिड्स आगे चल कर के इवॉल्व हुए पैलिकोसॉर्स में और थेराप्सिड्स में, और ये दोनों ही एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और आगे चल कर के इवॉल्व हुए मैमल्स में, ठीक है। नाउ giant ferns like pteridophytes were present, but they all fell to form coal deposits slowly. Some of these land reptiles went back into the water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago. 200 million years ago पहले ये भी हुआ था कि कुछ लैंड रेप्टाइल्स थे, वो वापस पानी में चले गए ताकि वो फिश में इवॉल्व हो सके, जैसे कि इकाइथोसॉर्स। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। और जो लैंड रेप्टाइल्स थे, जब हम लैंड रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डायनासोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि जिनमें से सबसे बड़ा था ट्रायनोसोर्स रेक्स, जो कि 20 फीट इन हाइट का था, और उसके बहुत फियरसम डैगर लाइक टीथ हुआ करते थे। अब 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात ख़त्म हुई। अब हम चल रहे हैं 65 मिलियन ईयर्स अगो, जहाँ पर डायनासोर सडनली अर्थ से डिसअपेयर्ड हो गए। हमें नहीं पता कि इस चीज़ का ट्रू रीज़न क्या है, वो कैसे डिसअपियर्ड हुए, बट फिर भी वो डिसअपियर्ड हुए। कुछ कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वो मर गए, कुछ कहते हैं उनमें से कुछ हैं जो कि बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। अब ट्रुथ क्या है, ये इन्हीं के बीच में रहता है। बट जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स थे उस एरा के, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। The first mammals were like shrews. Their fossils are small-sized. Mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body. जो सबसे पहले mammals थे वो shrews हुआ करते थे, और उनके fossils बहुत स्मॉल साइज़ के थे। जो mammals हैं वो viviparous थे, और वो अपने अनबॉर्न यंग चाइल्ड को मदर्स की बॉडी में ही प्रोटेक्ट करते थे। मैमल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट थे सेंस करने में और डेंजर को अवॉइड करने में एटलीस्ट। When reptiles came down, mammals took over the earth. जब एम्फीबियन से रेप्टाइल्स का दौर आया और रेप्टाइल्स का दौर जब ख़त्म हो गया तो मैमल्स का दौर चालू हो गया। एंड देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। साउथ अमेरिका में कुछ ऐसे भी मैमल्स थे जो कि हॉर्स को, हिप्पोपोटामस को, बियर को, रैबिट को, इन सबको रिजेंबल किया करते थे। But due to the continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to the same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of lack of competition from any other animal. लेकिन जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, यानी कि जब सारी प्लेटें वगैरह अर्थ की थी वो सब मूव करने लगी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखने के लिए मिली, उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जरिए एक कॉमन लैंड बना पेंगिया, जिससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, एंड उसकी वजह से साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया। और जो साउथ अमेरिका के अंदर मैमल्स मौजूद थे जो कि आज के हॉर्स को, हिप्पोपोटामस को, रैबिट को, इन सबको रिजेंबल करते थे, वो नॉर्थ अमेरिका के फोना में जाकर के ओवर रिडन हो गए, जो कि नॉर्थ अमेरिका का फोना जो था वो उस वक्त पे डोमिनेट कर रहा था। तो इन ऑस्ट्रेलिया पाउच्ड मैमल्स मर्सुपियल्स ईजिली सर्वाइव कर पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन देयर। इसलिए हम आज पाउच्ड मैमल्स यानी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को देख पा रहे हैं। लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर। कुछ मैमल्स पानी के अंदर भी रहते हैं, ज़्यादातर सारे मैमल्स लैंड पर ही नहीं, कुछ मैमल्स पानी में भी रहते हैं, जैसे कि वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, सील्स हो गए, सी काउज हो गए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वाटर मैमल्स के। Evolution of horse, elephant, dog are special stories of evolution. You will learn about these in higher classes. The most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness.
बाकी सारे एनिमल्स की एवोल्यूशन के बारे में हायर क्लासेस में बताया जाता है, बट सबसे सक्सेसफुल स्टोरी जो थी वो एवोल्यूशन की, वो थी एक एवोल्यूशन ऑफ मैन की, कि कैसे एक मैन का एवोल्यूशन हुआ लैंग्वेज में, स्किल्स में, सेल्फ कॉन्शियसनेस में। अब उसी ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ मैन की हम स्टडी करेंगे। अब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन को पढ़ते वक्त सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि हम अब जा रहे हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले। 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो मैन की अगर हम यानी एक ह्यूमन बीइंग की अगर क्लास की बात करें तो क्लास होती है ममेलिया और ऑर्डर होता है प्राइमेट्स। तो अब हम जो ये ड्रायोपिथेकस पढ़ रहे हैं ये प्राइमेट्स ही हैं। सबसे पहला जो प्राइमेट का ऑर्डर आया था वो था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस में मंकीज थे एंड दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लास। मतलब एक बार पाथवे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रायोपिथेकस को पढ़ेंगे। ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए रामापिथेकस एंड रामापिथेकस से इवॉल्व हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उससे इवॉल्व हुए होमो हैबिलस, होमो हैबिलस से इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस एंड होमो इरेक्टस से दो तरीके की ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए थे। पहला था क्रो मैग्नन मैग्नन एंड दूसरा था निएंडरथल मैन। जिसमें से क्रो मैग्नन मैग्नन के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट निएंडरथल मैन के बारे में दे रखा है, विच इज अल्टीमेटली इवॉल्व इनटू होमो सेपियंस। ठीक है, अब इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस नाम के प्राइमेट्स थे जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जो कि हैरी थे और वो गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की तरह वॉक किया करते, चला करते थे। और चिंपैंजीज को इंसान का यानी ह्यूमंस का सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर माना जाता है, बिकॉज एक बेबी चिंपैंजी का मुंह तुम देखोगे, इसका स्कल तुम देखोगे तो वो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बहुत ज़्यादा उसमें रिजेंबल करेगा, मिलता जुलता लगेगा। जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये है स्कल ऑफ अ बेबी चिंपैंजी और ये है स्कल ऑफ अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। अगर तुम देख पा रहे हो तो तुम देखोगे कि बेबी चिंपैंजी का स्कल और एक ह्यूमन बीइंग का स्कल कितना ज़्यादा सिमिलर है, बहुत सिमिलर लग रहा है। तो इसीलिए चिंपैंजीज को सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी माना जाता है। फिर बात करते हैं रामापिथेकस की। रामापिथेकस जो है उनके अंदर बहुत मैन लाइक स्ट्रक्चर्स थे, लाइक ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक। ड्रायोपिथेकस जो थे वो बहुत ज़्यादा एप लाइक हुआ करते थे, वो एप की तरह ज़्यादा दिखते थे। एंड जो रामापिथेकस थे वो मैन की तरह दिखते थे, दे आर मैन लाइक। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Tanzania और इथियोपिया से कुछ man-like bones भी बरामद हुई हैं. These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in Eastern Africa. They were probably not taller than 4 feet but walked upright. जो कि ये चीज़ भी दिखाती है कि आज से 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले कुछ मैन लाइक प्राइमेट थे जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में पाए गए थे एंड दे वर प्रोबेबली ज़्यादा, वो 4 फीट से ज़्यादा टॉल नहीं थे। ओके, तो सबसे पहले 15 पहले ड्रायोपिथेकस थे। ड्रायोपिथेकस ज़्यादा एप लाइक हुआ करते थे एंड ये बहुत ज़्यादा हेयरी थे और ये गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की तरह वॉक किया करते थे। उसके बाद रामापिथेकस आया। रामापिथेकस जो थे वो ज़्यादा मैन लाइक थे और कुछ ऐसे भी फॉसिल्स थे जो कि इथियोपिया से बरामद किए गए थे, टैंजानिया से, रामापिथेकस के। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो थे उनकी करीब 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले वो देखने के लिए मिले थे एंड इनका ब्रेन साइज 500 क्रेनियल कैपेसिटी 500 क्रेनियल कैपेसिटी का था। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। बाईपेडल मूवमेंट होती थी और ये अब स्टोन को एज अ वेपन यूज़ करने लगे थे टू ईट फ्रूट। दे हंटेड विद स्टोन्स वेपन्स बट एसेंशियली टू ईट फ्रूट। मीट वगैरह खाने के लिए नहीं, बस फ्रूट खाने के लिए स्टोन से वेपन्स बनाने का काम अब शुरू हो गया था। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। दिस क्रिएचर वर कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड। अब ड्रायोपिथेकस की बात हो गई, लेवापिथेकस की बात हो गई, अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की और उसकी भी बात हो गई। एंड अब हम बात करेंगे होमो हैबिलिस की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से सीधा होमो हैबिलिस डिस्कवर्ड हुए थे, मतलब इवॉल्व हुए थे
एंड होमो हैबिलस जो थे वो ज़्यादा होमिनिड यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसे दिखते थे, ये रिजेंबल करते थे ह्यूमन बीइंग को। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 क्रेनियल कैपेसिटी की थी सीसी के बीच में। एंड दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, और ये मीट नहीं खाते थे। 1891 में मिले जावा में जो फॉसिल्स थे उनको मिलने से वहाँ पे जो फॉसिल्स मिले 1891 में जावा में, वो बताते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, जो कि 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले के रहने वाले थे। होमो इरेक्टस के पास लार्ज ब्रेन अराउंड कैपेसिटी थी अराउंड 900 सीसी के बीच की। तो ड्रायोपिथेकस, डेमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस एंड फिर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी, 900 सीसी के अराउंड की थी। एंड दे एट मीट, ये मीट खाया करते थे। अभी तक जो भी हमने पढ़े उनमें किसी ने भी मीट नहीं खाया था ना। नाउ होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए थे निएंडरथल मैन, एंड साथ ही साथ में क्रोमैग्नन भी थे, बट वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो उसको हम स्टडी भी नहीं करेंगे। द निएंडरथल मैन विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी, यानी उनके ब्रेन की कैपेसिटी थी 400 सीसी। एंड ये नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे बिटवीन 1 लाख से 40,000 ईयर्स बैक। ये अपने आप को हाइड करने के लिए और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड वंस। यानी कि अब इनमें अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसकी लाश को ये दफनाते थे, उसको बरी कर दिया जाता था, और ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट और हाइड करने के लिए भी अब काम में आने लगे थे, तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब निएंडरथल मैन से सीधा एवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस का। एंड होमोसेपियंस जो थे दे अरोज इन अफ्रीका, और फिर ये वहीं अफ्रीका से ही अदर कॉन्टिनेंट्स में मूव हुए एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। ड्यूरिंग आइस एज, जब अर्थ पर आइस एज देखने के लिए मिली थी 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले, तो मॉडर्न के जो होमोसेपियंस है यानी आज के दौर के होमोसेपियंस वो ज़्यादा बढ़ने के लिए देखने मिले। Now, prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. One such cave painting by prehistoric humans can be seen at Bhimbetka Rock Shelter in Raisan district of Madhya Pradesh. ऐसी ही केव पेंटिंग्स हमें देखने के लिए मिलती है जो कि 18,000 साल पहले बनाई गई थी। ऐसी ही कुछ एक पेंटिंग्स है केव पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भिम्बेटका रॉक शेल्टर में देखने के लिए मिलती है। एंड एग्रीकल्चर भी 10,000 साल पहले ही देखने के लिए मिला। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स भी तभी स्टार्ट हुआ, कब? 10,000 ईयर्स अगो बैक। द रेस्ट ऑफ वॉट हैपेंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। और उसके बाद तो सिविलाइजेशन ऐसे ही ग्रो करती गई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो कि मिसिंग है वो होमो इरेक्टस के बारे में ही है। दीज होमो इरेक्टस ये सबसे पहले थे मीट खाने वाले भी, एंड ऑल्सो दे यूज्ड फायर फॉर फर्स्ट टाइम। यही थी वो प्राइमेट्स जिन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। इनका पोस्चर काफ़ी इरेक्ट हुआ करता था और इनके फॉसिल्स जावा में भी मिलने देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, नाउ फिर होमोसेपियंस इवॉल्व हुए निएंडरथल मैन से, एंड जो आज के मॉडर्न होमोसेपियंस है वो अब सिमिलैरिटी उनमें देखने के लिए मिलने लगी थी। और फिर यही थे होमोसेपियंस जिन्होंने एग्रीकल्चर को भी बढ़ाया एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी बढ़ाया, सिविलाइजेशन होने लग गई। तो बस, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम से कम 1350 क्रेनियल कैपेसिटी की थी। एंड ऑल्सो जो लास्ट पॉइंट है वो है इस केव पेंटिंग के बारे में। ऑल दो जो होमो इरेक्टस थे क्रोमैग्नन भी इवॉल्व हुए थे, उसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इवॉल्व नहीं हुए थे। क्रोमैग्नन जो थे इनकी ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1650 सीसी के अराउंड थी। एंड ये केव पेंटिंग बनाया करते थे जो कि उनमें जिनमें से एक केव पेंटिंग की बात यहाँ पे करी गई है जो कि 18,000 साल पुरानी है, और ये भिम्बेटका रॉक शेल्टर रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है। तो ये केव पेंटिंग जो थी वो क्रोमैग्नन के थ्रू ही बनाई गई थी। एंड सेकंड जो यहाँ से इवॉल्व हुए थे वो थे निएंडरथल मैन, एंड निएंडरथल से अल्टीमेटली इवॉल्व हुए होमोसेपियंस जो कि अफ्रीका मूव कर गए, एंड वहाँ पर उनके एवोल्यूशन उनमें ही एवोल्यूशन देखने के लिए मिला, और आज के मॉडर्न होमोसेपियंस वहीं से अराइज करे। इन होमोसेपियंस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1350 सीसी के अराउंड की थी। एंड फिर इन्होंने ही सिविलाइजेशन बनाई,
यहीं से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ 10,000 साल पहले से, और फिर जो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी जैसे-जैसे चलती गई ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ की, वो वैसे ही चलती गई। जैसा कि आज के टाइम पे चलती है, एंड दैट इज़ योर चैप्टर ऑफ एवोल्यूशन व्हिच इज़ अल्टीमेटली कंप्लीटेड।